नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे पहली और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या कुछ बंद रहेंगे और क्या कुछ खोलने की इजाजत दी जाएगी, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आपको बताएंगे पूरे गाइडलाइंस की एक जानकारी। वहीं पर दूसरी ओर दोस्तों, मासिक किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए सिसौली में किसान नेता नरेश टिकैत ने दिया है बड़ा बयान। इसी के साथ में आपको बताएंगे करनाल में प्रशासन को घेरने के बाद आखिरकार मनोहर लाल खट्टर सरकार को झुकना पड़ा है और किसानों की मांग मानी गई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे किन किन किसानों को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं और इसी के साथ में 25 लाख रुपए हरियाणा की सरकार की तरफ से दिया गया है। इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एससीओ की मीटिंग में नरेंद्र मोदी के सामने दुनिया के सारे देशों ने अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन कर दिया और नरेंद्र मोदी अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर पाए। इसको लेकर भी दुनिया भर के अंदर आलोचना हो रही है। वहीं पर चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिन पहले किसानों को हिदायत देने वाले कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बयानों पर पलटी मारते हुए किसानों के समर्थन में कुछ नया करने की बात कही है और इसी के साथ में कुछ बड़े ऐलान उनकी तरफ से किए गए हैं। इसी के साथ में आपको बताएंगे दुष्यंत चौटाला से राज्य में किसानों की तरफ से इस्तीफा मांगा जा रहा है, जिसको लेकर अजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं और 27 तारीख को बुलाई गई भारत बंद का भी समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में दोस्तों, ढांसा बॉर्डर पर एक किसान की मृत्यु के मामले को लेकर श्रद्धांजलि जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोर्चा ने बताया है कि उस दिन क्या क्या बंद रहेगा और किसे छूट दी जाएगी। किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ भारत बंद मोदी करेगा, मंडी बंद किसान करेंगे, भारत बंद और नरेंद्र मोदी किसान विरोधी जैसे नारे तले प्रदर्शन करते हुए किसान दिखाई देंगे। भारत बंद के लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस दौरान दोस्तों जो कुछ बंद होने वाले हैं उसमें सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी दफ्तर व संस्थाएं, बाजार, दुकान, उद्योग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सभी तरह के शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। वहीं पर हर तरफ सार्वजनिक यातायात और निजी वाहन पर भी बंद रहेगी। किसी भी तरह का सरकारी या गैर सरकारी सार्वजनिक फंक्शन पर भी बैन रहेगी। इसी के साथ में जिन्हें छूट दी गई है उसमें बताया गया है कि अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस और कोई भी मेडिकल सेवा जो हमेशा जारी रहती है आगे भी जारी रहेगी, बंद के दौरान भी जारी रहेगी। किसी तरह का कोई विरोध नहीं आएगा। और इसी के साथ में दोस्तों किसी भी तरह की सार्वजनिक चीजें यानी फायर ब्रिगेड से लेकर आपदा राहत या फिर किसी तरह की इमरजेंसी, शादी विवाह, बीमारी, इन सभी चीजों पर छूट दी गई है। इसी के साथ में आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने कार्यकर्ताओं से इस पूरे मामले को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मोर्चा ने कहा है कि बंद के दौरान लोगों को स्वेच्छा से सब कुछ बंद करने की अपील की जाए, किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं की जाएगी। यहाँ आंदोलन में किसी भी किस्म की हिंसा या तोड़फोड़ की कोई जगह नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये बंद किसान विरोधी सरकार के खिलाफ है, पब्लिक के खिलाफ नहीं है, इसलिए पब्लिक को परेशान ना किया जाए। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर दोस्तों मासिक किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए सिसौली में नरेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 19 तारीख को छपरौली जाएंगे, जैन चौधरी की रस्म पगड़ी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ में सिसौली के मासिक महापंचायत में उन्होंने कहा कि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी ना समझे, नहीं तो गाड़ियों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे नहीं लगाने देंगे। आपको बता दें कि उनकी तरफ से खुले तौर पर बताया गया कि किस तरह से पंजाब और हरियाणा के अंदर बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा से किसानों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर टिकैत ने कहा कि हम पूरा दबाव झेल रहे हैं और अभी तक हमने कोई ऐलान नहीं किया है और इसीलिए बीजेपी और सरकार को हमारी चुप्पी को कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। अगर हमने फैसला ले लिया तो गाड़ियों पर बीजेपी के झंडे भी नहीं लगेंगे। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहाँ पर कृषि कानून के 1 साल पूरा होने के बाद अकाली दल ने दिल्ली में निकाला विरोध मार्च, रास्ते जाम भी हो गए और इस दौरान अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया है। आपको बता दें कि कृषि कानून लागू होने के 1 साल पूरा होने पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर शुक्रवार को दिल्ली में कई मुख्य मार्गों पर यातायात बंद कर दिए गए, जिसके बाद लंबा जाम लग गया। शिरोमणि अकाली दल के विरोध मार्च के आह्वान को देखते हुए टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। और इस बीच एक और अपडेट है, जहाँ पर दोस्तों हरियाणा के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अब तो किसानों की आमदनी 27 रुपए एक दिन की हो गई है। अब तो किसानों के पास खाने को ही कुछ नहीं है। किसान नेताओं और किसानों को हमारे कृषि कानून के प्रयोग का कुछ दिन रिजल्ट तो देखना चाहिए। दरअसल दोस्तों इनकी मानसिकता कैसी है आप देख सकते हैं। किसानों की गिरती आय को लेकर भी जश्न मना रहे हैं और अपने कानून को अच्छा बता रहे हैं। कुल मिलाकर इन नेता को सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि 2022 आते आते भी किसानों की आमदनी क्या 27 रुपए एक दिन की हो गई है? क्या यही आय दुगना है? लेकिन इसके इतर अपने कानून को जस्टिफाई करते हुए कह रहे हैं कि इसको लागू होने देना चाहिए। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी इस पर लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो भारत बंद रहेगा पूरी तरह से शांतिपूर्ण, आम लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी।
संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर और भी जानकारी दी गई है। वहीं पर आपको बता दें कि करनाल के अंदर किसानों ने सरकार को आखिरकार झुका दिया था और सरकार ने बाद में फैसला लिया था कि सभी मांगों को माना जाएगा और इसके तहत किसान जो शहीद हुए सुशील काजल उनके परिवार को 25 लाख रुपए और घायल हुए किसानों को सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारी किसानों ने इसे अपनी जीत बताते हुए साथ ही साथ प्रदेश सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि किसान नेता हैप्पी ओलाक ने बताया कि सरकार ने तय समझौते पर अमल करते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। हम इसका साक्षात्कार करते हैं। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया है और जल्दी फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों आयुष सिन्हा जो एसडीएम थे उन्होंने जो बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, आप लोगों ने भी देखा था। उसके बाद करनाल के अंदर किसानों ने डेरा जमाते हुए सरकार को आखिरकार झुकने पर मजबूर कर दिया और बाद में शहीद किसान को 25 लाख रुपए देने का जो ऐलान सरकार ने किया है ये साफ तौर पर एक सराहनीय कदम है। इसकी तारीफ होनी चाहिए। आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो कुछ दिन पहले किसानों को पंजाब छोड़कर अन्य राज्यों में आंदोलन करने की सलाह देने वाले कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को लेकर एक और बयान दिया है और अपने बयान से पलटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा आयोजित तीसरे राज्य स्तरीय वर्चुअल किसान मेले का उद्घाटन किया। वर्चुअल किसान मेले के शुभारंभ के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीनों कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि नो फार्मर नो फूड और ये बैज उन्होंने पहन रखा था। इस दौरान उन्होंने मेले का उद्घाटन भी किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान यूनियन के प्रतिनिधियों से कहा था कि भारत सरकार के कानून का विरोध पंजाब में ना करे। हालांकि किसान पहले भी पंजाब में कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है जिस पर किसानों ने कड़ी आलोचना भी की थी। दरअसल दोस्तों किसान नेता हमेशा उस व्यक्ति का विरोध करने के लिए जाते हैं जो राजनीतिक कार्यक्रम पंजाब में कर रहे हैं और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से किसानों का समर्थन करते हुए अपनी पुरानी बातों से इतर कुछ और बातें कही है जो साफ तौर पर ये संकेत देती है कि किसानों के आंदोलन में जितनी मजबूती है यही कारण है कि कोई भी नेता किसी भी तरह का बयान देते लेकिन बाद में घूम फिरकर किसानों का समर्थन ही करता दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी कब तीनों कृषि कानून को वापस लेंगे और ससम्मान किसान अपने इलाकों में वापस लौटेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ जिसमें दोस्तों दुनिया भर में डंका पीटने का ऐलान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए तगड़ा झटका है। आपको बता दें कि देश की विदेश रणनीति को लेकर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बीजेपी के लोग दिखाई देते हैं। लेकिन एक और बड़ी अपडेट है जहां पर एससीओ की एक बैठक हुई थी जिस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। लेकिन इस दौरान नरेंद्र मोदी तालिबान को लेकर भारत सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री तालिबान की ना तो तारीफ ही कर रहे थे और न ही पूरी तरह से आतंकवादी संगठन बता रहे थे, जबकि दुनिया भर के देशों ने या तो विरोध किया है या फिर मान्यता देने को तैयार हो गए हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी कुछ खास स्टैंड क्लियर नहीं किया गया। यहाँ तक कि चाइना ने तालिबान का समर्थन कर दिया और रूस की तरफ से भी तालिबान का सपोर्ट किया गया है और पाकिस्तान तो पहले ही तालिबान के सपोर्ट में है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि दुनिया भर के लोगों को तालिबान को मान्यता देने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारत सरकार अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती, क्यों नरेंद्र मोदी ये क्लियर नहीं कहते कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और भारत कोई संबंध नहीं रखेगा। यानी दो तरह के बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और ऐसे में दोस्तों इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दौरान पूरे देश के अंदर बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया गया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी सबसे ऊपर में ट्रेंड करता रहा बेरोजगारी दिवस और एक और ट्रेंड करता रहा जिसमें पनौती दिवस भी ट्रेंड कर रहा था। साथ ही साथ नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के साथ साथ कई और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे थे। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे यानी बेरोजगारी दिवस मनाया गया था। और इस बीच किसानों के आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के बीच में काफी ज्यादा अनबन की खबर आए दिन आती रहती है। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी के प्रमुख अजय चौटाला ने एक बयान देते हुए विपक्षी पार्टी और किसान संगठनों पर निशाना साधते हुए कहा कि न तो चौटाला ने कृषि कानून बनाया है न ही उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, ऐसे में उनको इस्तीफा देने की क्या जरूरत है। पानीपत में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जननायक जनता पार्टी के प्रमुख ने कहा कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून पर इस्तीफा ही मांगना है तो राज्य के 10 लोकसभा सदस्यों और 5 राज्यसभा के सदस्यों से मांगनी चाहिए। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के एक समूह ने वाहन से कार्यक्रम स्थल पहुंचे जननायक जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला को लेकर भी किसानों में काफी आक्रोश है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य सरकार में वो जिम्मेदार पद पर है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी पर दबाव नहीं बना पा रहे कि किसानों की बात सुनी जाए और यहाँ तक कि किसानों के आंदोलन पर ही सवाल खड़े कर देते हैं और बीच बीच में आकर बोल देते हैं कि राजनीति हो रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि यही सबसे बड़ा कारण है किसान विरोध कर रहे हैं और जननायक जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। उनके नेताओं के कार्यक्रम में भी काले झंडे तक दिखाए जा रहे हैं। इस बीच आपको बताते चले कि रास्ता खुलवाने के लिए किसान संगठनों से बातचीत करेगी हरियाणा की राज्य स्तरीय समिति।
समिति रविवार को बैठक की जाएगी। दरअसल दोस्तों, हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन से रास्ता खुलवाने के लिए हरियाणा की राज्य स्तरीय समिति बातचीत करेगी। इस मुद्दे को लेकर सरकार के अधिकारी और किसान संगठन के पदाधिकारी के बीच में 19 सितंबर यानी रविवार को बैठक होने वाली है। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे किसान व विभिन्न किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया हुआ है। इसमें डीजीपी से लेकर कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस समिति के सदस्य अब दिल्ली सीमा के साथ लगे हुए रास्तों को खुलवाने के लिए रविवार को 11 बजे बैठक करेंगे। प्रस्तावित बैठक कॉन्फ्रेंस हॉल में की जाएगी। 43 किसान संगठनों को इसमें आमंत्रण भेजा गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सोनीपत के प्रशासन ने जानकारी दी है कि इस बैठक में राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे और रास्ता खुलवाने के लिए बातचीत की जाएगी। वहीं पर आपको बता दें कि ढांसा बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है। दरअसल दोस्तों, ये खबर एक दिन पहले की है। जब ये जानकारी सामने आई उसके बाद काफी ज्यादा किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर किसानों की मौत एक के बाद एक जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार मांगे मानना तो दूर बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। और एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने पूरे फ्लाईओवर पर नरेंद्र मोदी रोजगार दो हैशटैग के बने हुए पोस्टर लहराते हुए रोजगार की मांग की है। आपको बता दें, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु में भी बड़े प्रदर्शन किए गए हैं और इसी के साथ में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हर क्षेत्र के अंदर कोई न कोई बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है। यही बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रोजगार दो जन्मदिन मनाया गया, बेरोजगारी दिवस मनाया गया। और एक और अपडेट की माने तो राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बधाई देने से मना करते हुए कहा कि हमने काला झंडा लगाकर हवन कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। उनसे हमने कई बार कहा है कि हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं। इसके बावजूद व्यापारियों की सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। और एक और अपडेट की माने तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेता को बताया भविष्य का दोस्त। फडणवीस बोले, कहा मन की बात निकल गई। ठाकरे ने इस मौके पर कहा कि मुझे एक कारण से रेल पसंद है, आप ट्रैक नहीं छोड़ सकते और दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ कोई डायवर्जन हो तो आप अपने स्टेशन पर आ सकते हैं, लेकिन हाँ इंजन पटरियों को नहीं छोड़ता है। उनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। और इस बीच उन्होंने बीजेपी नेताओं को लेकर भी कह दिया कि वो हमारे भविष्य के दोस्त हैं। और एक और अपडेट की माने तो ईवीएम और डीएम से रहना होगा सावधान, एसपी के अखिलेश यादव बोले। डिप्टी सीएम ने इस पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी नेता पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं में जागरूकता फैलाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार के चुनाव में ईवीएम और डीएम ने बेईमानी की, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने इसका करारा जवाब दिया। हमें इस बार ईवीएम और डीएम दोनों से सावधान रहना पड़ेगा। वहीं पर नवजोत सिंह सिद्धू की राखी सावंत से तुलना करने पर बुरी तरह से फंस गए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा। सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को नवजोत सिंह सिद्धू की राखी सावंत से तुलना करना महंगा पड़ गया। राघव चड्ढा ने एक ट्वीट में नवजोत सिंह सिद्धू को राजनीति का राखी सावंत कह दिया था। सोशल मीडिया यूजर्स को राघव चड्ढा का ये बयान नागवार गुजरा और कई लोगों ने इसे गलत बयानबाजी करार देते हुए माफी की मांग की है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है, बनाई है अपनी स्क्रीनिंग कमेटी, जितेंद्र सिंह को सौंपी जिम्मेदारी। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव जितेंद्र सिंह इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री वर्षा गायकवाड़ को भी इसका सदस्य बनाया गया है। एक और जानकारी की माने तो काउंसिल को लगा पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में लाने को लेकर झटका। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का भी वक्त नहीं है। यानी दोस्तों, देश की जनता मांग कर रही है कि जब दुनिया भर के सारे सामान जीएसटी में ला दिए गए तो पेट्रोल डीजल को क्यों जीएसटी से बाहर रखा हुआ है, इसको भी जीएसटी में लेकर आ जाइए। लेकिन सरकार को इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल आएगा तो सभी सामानों की तरह पेट्रोल और डीजल पर भी सामान्य तौर पर जो टैक्स लगते हैं वैसा ही लगेगा, जिसके कारण दाम बहुत कम हो जाएंगे और सरकार दाम कम करने का नाम नहीं ले रही है। और यही बड़ा कारण है कि जीएसटी में लाने से भी फाइनेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया है। इस बीच दोस्तों, चीन के बाद रूस का तालिबान को समर्थन करने के बाद दुनिया भर के कई और देशों ने भी समर्थन दिया है। वहीं पर नवजोत सिंह सिद्धू पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी दांव लगा सकती है। इस तरह की भी कुछ अपडेट है। इसी के साथ में आपको बता दें कि विश्वकर्मा जयंती अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भी मनाएंगे और एक दिन की छुट्टी जरूर रखेंगे, जैसा पहले भी होता था। वहीं पर ममता बनर्जी ने अर्पिता घोष को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बंगाल इकाई का महासचिव बनाया है। वहीं पर दोस्तों, शर्जील इमाम के समर्थक नारेबाजी पर दर्ज राजद्रोह के मुकदमे में 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि मुंबई की एक अदालत ने टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस के 2 स्टूडेंट पर राजद्रोह के मामले में हुई गिरफ्तारी पर जमानत दे दी है। पिछले साल फरवरी महीने में LGBTQ कार्यक्रम में जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम का समर्थन किया गया था और पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, जिसके बाद आखिरकार जज ने फैसला लेते हुए दोनों को जमानत दे दी है। इस बीच एक और अपडेट है, जहां पर बिहार में एलजेपी के सांसद प्रिंस राज पासवान के खिलाफ कथित दुष्कर्म के मामले पर दिल्ली की एक अदालत ने अग्रिम जमानत
जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पासवान के खिलाफ कथित दुष्कर्म के मामले को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ही फैसला लेने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि प्रिंस राज चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं और ऐसे में उन पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और एक बहुत ही गंभीर मामला दर्ज हुआ है। देखते हैं दोस्तों क्या कुछ फैसला कोर्ट लेता है। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि एक और जानकारी है, जहां पर उत्तर प्रदेश में क्राइम के मामले को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कितना गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बुरी हालत में है। आए दिन डकैती और कई सारे संगीन अपराध होते हैं और यही बड़ा कारण है कि केंद्र सरकार के एजेंसी के द्वारा कराए जा रहे सर्वे में भी योगी आदित्यनाथ के दावे की पोल खोली गई है। इस बीच दोस्तों, अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।